अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश की राजनीति के में ओबीसी वर्ग केंद्रीय धुरी का हिस्सा हो गए हैं। बिहार के जातिगत सर्वे के पश्चात ओबीसी समाज की राजनीतिक ताकत, उनकी सामाजिक क्षमता को सभी राजनीतिक दलों ने एक तरह से पूर्ण मान्यता दे दी है। वरना कोई कारण नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 2 दिनों से ओबीसी समाज को कैसे पार्टी और एनडीए के साथ जोड़ा जाए, इसको लेकर अपने 5 राज्यों के चुनाव को कुछ देर के लिए पॉज करके पूरी लीडरशिप यूपी में ओबीसी समाज को जोड़ने पर लगी हुई है। कोई तो कारण होगा। और क्या है ओबीसी समाज की ताकत और अचानक से इनका राजनीतिक महत्व बढ़ा क्यों है, इसके बारे में एक ओपन और खुली चर्चा होनी चाहिए कि ये समाज चाहता क्या है, किसके साथ खड़ा है और कारण क्या है कि अचानक इसको बेहद तवज्जो मिलने लगी है। आज की चर्चा इसी विषय पे। बहनों भाइयों, ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश की सेंटर स्टेज की पॉलिटिक्स का हिस्सा बन गए। हालांकि ये पहले भी रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। वरना कोई कारण नहीं है कि 4 बार समाजवादी पार्टी, 4 बार मायावती की पार्टी, कल्याण सिंह, राम प्रकाश गुप्ता, ये सब मुख्यमंत्री रह चुके हैं। यानी ओबीसी समाज उत्तर प्रदेश में पॉलिटिकली एम्पावर्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 90 के बाद के दशक में उत्तर प्रदेश पे पिछड़ा और दलित समाज की हुकूमत रही है। डायरेक्ट उनकी गवर्नमेंट थी, सीधी, कोई इनडायरेक्ट मामला नहीं था। सत्ता पर उनकी डायरेक्ट हिस्सेदारी थी, हुकूमत उनके पास थी। अब जब से बिहार में जातिगत सर्वे हुआ है और अपोजिशन ने जातिगत सर्वे जनगणना को अपना प्राइमरी इशू बना लिया है, प्राथमिक मुद्दा बना लिया है, तो जाहिर सी बात है कि ओबीसी समाज, जिसकी स्केल मानी जाती है कि उत्तर प्रदेश में अगर मोर देन 60% बिहार में हैं, तो यूपी में भी 55% या उससे अधिक ही होंगे, ऐसी एक अवधारणा है जिस एजेंडे पर राजनीतिक दल काम करते हैं। तो बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी समाज को बीजेपी के साथ कैसे इंटैक्ट किया जाए और जो छूट कर चले गए उन्हें कैसे लाया जाए, इसके लिए 2 दिनों से बड़ी मैराथन मीटिंग कर रहे हैं। कहाँ? दिल्ली हेडक्वार्टर पे। उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरी जगहों के इंपॉर्टेंट ओबीसी लीडर्स बुलाए गए और उनके साथ ये डिस्कस हुआ कि ओबीसी इशू को हैंडल कैसे करना है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 5 राज्यों के चुनाव में जाने के बाद ग्राउंड पर बीजेपी को एहसास हुआ होगा कि ओबीसी समाज का मुद्दा दरअसल जो वो सोच रही है उससे कहीं अधिक उसकी डिमांड्स पर फोकस हो रहा है, वो गोलबंद हो रहा है वो वोट। शायद यही कारण है कि 5 राज्यों के हाई प्रोफाइल इलेक्शन को पॉज देकर दिल्ली में ये बैठक बुलाई गई। इस बैठक का राजनीतिक महत्व क्या है और ओबीसी समाज को जोड़ने के लिए बीजेपी का आगे का प्लान क्या है, और जिस मुद्दे को बिहार से हवा मिली, उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस ने, जिसको इंडिया अलायंस कहते हैं, वो लगातार इसको फ्यूलिंग कर रहे हैं। परिणाम घोषी में दिखा। क्या यह बीजेपी की चिंता है? इस क्रूशियल मोमेंट पर बीजेपी का इस तरह से इकट्ठा होकर ओबीसी मुद्दे पर चर्चा करना, ये क्रूशियल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं। यानी ओबीसी समाज के लिए बीजेपी के पास कुछ बृहद तैयारी की योजना है। तो आपके मन में ये प्रश्न होना चाहिए कि बीजेपी इतने हाई टाइम में भी अगर अलर्ट हुई है तो आगे का इनका राजनीतिक मकसद अपोजिशन के पास क्या है। तो दरअसल अपोजिशन ने पूरी अपनी पॉलिटिक्स को पिछड़ों और दलितों के इर्द गिर्द समेट लिया है। माइनॉरिटीज उनके साथ बट नेचुरल है और कोशिश कर रहे हैं कि इस कॉम्बिनेशन के सहारे बीजेपी को टक्कर दी जाए, क्योंकि बीजेपी के पास 15% का वो जो अपर कास्ट हिंदू वोट बैंक है वो बहुत कंसोलिडेटेड है और ऐसा किला है जिसको भेद अभी तक पाना बड़ा नामुमकिन है। तो स्कोप कहाँ पर है? पिछड़े में। स्कोप और कहाँ पे है? दलित समाज में है। स्कोप और कहाँ थोड़ा है ताकि अल्पसंख्यक और आदिवासी इनसे जुड़े। तो इस 15% के कंसोलिडेटेड बेस वोट को अपोजिशन चैलेंज करे।
लेकिन बीजेपी है बहुत रणनीतिक पार्टी है, और बीजेपी के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि कोई भी काम बिना वजह वहां होता ही नहीं है, और कोई काम बिना तैयारी के बीजेपी करती नहीं है। तो अगर इस वक्त वो पिछड़ा समाज को लेकर, उसको जोड़ने को लेकर 2 दिन बैठकर मंथन कर रहे हैं, तो कुछ तो है, होना भी चाहिए। बहन भाइयों, राजनीति सिर्फ देखने या बयान को सुनने का विषय नहीं होता। राजनीति में 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जिन्हें आपको समझना चाहिए। नंबर 1, ऑब्जर्वेशन। जो नेताजी कह रहे हैं सिर्फ उसको श्रवण नहीं कर लेना, सुन नहीं लेना है, उसको ऑब्जर्व करना है कि ऐसा क्यों कह रहे हैं और इस वक्त क्यों कह रहे हैं। और दूसरी चीज है इंटरेस्ट। बिना इंटरेस्ट के राजनीति में कोई न किसी से मिलता है, न कोई बात करता है, न कोई अलायंस होता है, न किसी वर्ग को पुचकारा जाता है, और न किसी के लिए इस तरह की आपात बैठकें बुलाई जाती हैं। ये तब होता है जब इंटरेस्ट मैच करता है। बीजेपी को समझ में आ रहा है कि अपोजिशन को ताकत कहाँ से मिल रही है? ओबीसी समाज से। क्यों मिल रही है? क्योंकि उनके इशूज़ को रेस कर रहे हैं। कौन से इशूज़ को? जातिगत जनगणना उसमें प्राइमरी सब्जेक्ट निकल कर आया है। तो इसका बीजेपी काउंटर कैसे करेगी? और अपोजिशन को एक लीड कहाँ मिल रही है? क्योंकि वो डायरेक्ट नेतृत्व उनके पास है, पिछड़ों के पास। तो बीजेपी के पास अब क्या क्या विकल्प हैं? बीजेपी पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या करने वाली है? उनका हक, हुकूक, राजनीतिक, सामाजिक, इसको बढ़ाने के लिए क्या कर रही है बीजेपी? और पिछड़ों में सिर्फ पिछड़े नहीं है, पिछड़ों में कई ऐसे भी हैं जो अपर कास्ट के बराबर हो चुके हैं। उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए, या उनको अपोजिशन में जाने से रोका कैसे जाए? इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी के पास ओबीसी समाज में नॉन यादव लीडरशिप बड़ी है, मजबूत है, अच्छे बैट्समैन है उनके पास। उनका बैटिंग लाइनअप अपोजिशन से ज्यादा अच्छा है ओबीसी समाज के भीतर। लेकिन अभी जब वर्ल्ड कप का फाइनल आने वाला है मई में, तो ये वाला लाइनअप काम आएगा? या अपोजिशन के पास जिस तरह के बॉलर हैं, बड़े धाकड़ उनके यहाँ भी हैं, कमज़ोर नहीं है। कुछ बयान सुनिए और आज की चर्चा ओबीसी समाज पर। हमारे गठबंधन के साथी हैं, कभी पहले निराश नहीं हुए, आगे भी निराश नहीं होंगे। और हमारा गठबंधन और पीडीए स्ट्रेटेजी, पीडीए ही हराएगा एनडीए को, क्योंकि एनडीए के लोगों ने धोखा दिया है पीडीए के लोगों को। ये लोग चुनावी लोग हैं, सीजनल लोग हैं। चुनाव के समय जनता के विषयों को, मुद्दों को भटकाने के लिए इस प्रकार की बातचीत करते हैं। लेकिन कुछ भी करें, प्रदेश की जनता का गठबंधन मोदी जी के साथ है। लेकर नाम पीडीए का और लूटा हक पिछड़ों का, यही तो है काम इनका। अरे पिछड़ों को दिया क्या? मुसलमानों को दिया क्या? दलितों को दिया क्या? सामान्य वर्ग को दिया क्या? दिया किसको? अपनी जाति को। पूरी बांटा चीन चीन के अपने बिरादर के। ये गलत काम है। निश्चित तौर से हमारी फोकस पूरे उत्तर प्रदेश की सीटों पर है। हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और आगे नेतृत्व उस पर निर्णय लेगा। और वरिष्ठ नेता बैठेंगे इंडिया गठबंधन के जो हैं, तब कोई चीज उस पर फाइनल स्थिति आएगी, तब उस पर बात। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं बहनों भाइयों। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के लीडर संजय सिंह मौजूद हैं, शैलेंद्र शर्मा अटल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारक हैं, मनीष हिंदवी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, सुनील साजन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और उत्तर प्रदेश के जाने माने राजनीतिक मामलों के पत्रकार केपी मलिक मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सबका शुक्रिया और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय सिंह जी, कार्यक्रम की शुरुआत मैं आपसे करना चाहता हूँ और आपसे समझना चाहता हूँ कि ये 2 दिन से दिल्ली में क्या चल रहा है। विजय जी, आपको नमस्कार। दिल्ली में तो जो पार्टी की लाइन होती है उस पर चर्चा होती है। वहाँ तो प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व को क्या तय करना है, आगे का क्या रणनीति बनानी है, क्या उनको दिशा निर्देशन देना है स्टेट को, वो सब उस पर चर्चा होती है। लेकिन जो आपने जिस मुद्दे को लेके आज ये डिबेट शुरू की है, पिछड़ा उसको, तो ब्रजेश जी वैसे तो आपने सब कुछ अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में सब कह दिया है, हमारे कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। लेकिन हाँ,
इतना हम जरूर कहेंगे कि तो मेरे ऑब्जर्वेशन से आप सहमत हैं मतलब? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। और बहनों भाइयों नोट किया जाए बीजेपी के लीडर की बात। विपक्ष को समझ लेना चाहिए आपकी आपको भी समझ आपकी क्रिटिकल एनालिसिस सुनिए, आपकी जो क्रिटिकल एनालिसिस है बीजेपी को लेकर और विपक्ष को लेकर, और आपने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि पिछड़ा वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ है। पिछड़ा मेरी वर्ग एक जिज्ञासा को शांत करो। हाँ जी जी जी, ये पिछड़ा मध्य वर्ग ही प्रदेश, नहीं, राजस्थान, ब्रजेश जी, छत्तीसगढ़, एक ब्रजेश जी, सवाल कर लेने दीजिए। जी जी जी, इतने हाई प्रोफाइल चुनाव हो रहे हैं, आपके पास, आपके लीडर्स के पास एक एक सेकंड कीमती है जी। तो ये 2 दिन पूरा चुनाव पॉज करके पूरा लीडरशिप ये यूपी में ओबीसी को कैसे जोड़ें, ये क्यों ऐसा है? जी वो 5 स्टेट का इलेक्शन भी देख रहे हैं और जो रणनीति तय करनी है उस पर भी चर्चा करते हैं। देखिए बीजेपी का जो नेतृत्व है वो 24/7 काम करता है। आपको जानकारी होगी, जब हमारे यहाँ प्रदेश में चुनाव थे उत्तर प्रदेश में, तो माननीय अमित शाह जी रात के 2-2 बजे आके बैठक लेते थे, 1-1, 2-2 बजे बैठक लेते थे। योगी जी रात के 2 बजे इलेक्शन चुनावी सभा के बाद आके कार्यकर्ताओं को बुला के संगठन से चर्चा करते थे। वही तो कह रहा हूँ, यूपी में तो अभी कोई चुनाव नहीं है। नहीं, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव के मोड में रहती है। यूपी का चुनाव खत्म हुआ, हम चुनाव के मोड में आ गए। लेकिन हम जो मेन बात कहना चाहते हैं ब्रजेश जी, देखिए विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष अब लगा है हिंदू वोट बैंक को तोड़ने के लिए, और इसमें दो राय नहीं है। क्या क्या हिंदू वोट बैंक, जी बिल्कुल, हम स्पष्ट कह रहे हैं आज आपके चैनल पे, शायद मैं नोट कर रहा हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात। बिल्कुल बिल्कुल, हम आपको आपके सामने रखते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का तो आप जानते हैं हिंदुत्व हमारा मेन एजेंडा है, बिल्कुल, और हिंदू वोट बैंक के आधार पर ही, इन मेजॉरिटी हिंदू वोट बैंक के आधार पर ही आज मोदी जी केंद्र में है और योगी जी हैं। इसमें तो कोई आप ये संशय नहीं है। और ये हमें बात पूरी करने दीजिए, हमें पूरी बात करने दीजिए। उसमें पिछड़ा, दलित, सवर्ण, हाँ एक हम अपनी तरफ से करेक्शन लगाना चाहेंगे। आपने कहा 15% सवर्ण, शायद हमारे हिसाब से सवर्ण 18 से 20% है। चलो मान लेते हैं, जी जी, तो कोई प्रॉब्लम। लेकिन उसके विपरीत कांग्रेस का जो जोर है, वो जो मोहब्बत की दुकान खोली है, उस मोहब्बत की दुकान में हिंदुओं के लिए तो कोई स्थान नहीं है। वो मुस्लिम वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए यात्रा निकाली गई थी। वो मोहब्बत की दुकान मुस्लिम वोट बैंक की है, और ये कांग्रेस अच्छी तरह से भारत यात्रा नहीं, मुसलमान यात्रा थी। जी, मुसलमान यात्रा थी, ये मुस्लिम यात्रा थी। हाँ, ये मुस्लिम यात्रा थी, मुसलमानों को अपील करने की यात्रा थी। क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई तो कुछ मौलाना जो बहुत मोहब्बत, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब की बात करते थे, जब उनकी पोल पट्टी खुलनी शुरू हुई कि उनके मन में कितनी नफरत भरी हुई है, तो उन्होंने मोहब्बत और भाईचारा की बात करनी बंद कर दी। और वो राजीव गांधी जी ने वो उस एजेंडे को उठाया कि आप चिंता मत करिए, हम यात्रा लेके निकलते हैं मोहब्बत की। अब इसमें जो खेल है उसमें यह है कि भाई हिंदू तोड़ो और मुस्लिम जोड़ो, और सत्ता की मलाई खाओ। हिंदू तोड़ो, सारा गेम प्लान, मुस्लिम जोड़ो। बिल्कुल बिल्कुल, मुस्लिम जो 18-20% जो भी है वो तो मान के चलते हैं अपोजिशन कर। और आपने भी कहा कि वो उनका वोट बैंक है, तो ठीक है, वो उनका वोट बैंक, उनका मुबारक, लेकिन हम अपने हिंदू वोट बैंक में सेंध नहीं लगने देंगे। ठीक, ओके। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सुनील जी, आपका शुक्रिया। आपको अंदाजा है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश में एक वृहद स्तर पर अभियान चला रही है। इतने इंपॉर्टेंट इलेक्शन को छोड़कर भी बीजेपी यूपी में ओबीसी समाज ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ कैसे जुड़े, इसको लेकर संकल्प कर रही है, रणनीति बना रही है। आप लोग क्या कर रहे हो? ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी 5 राज्यों के चुनाव छोड़ करके अगर 2 दिनों से दिल्ली में बैठी है तो सिर्फ पीडीए के डर से। पीडीए का डर सता रहा है, क्योंकि वो जान गए हैं कि पीडीए ही एनडीए को हरा देगा। और पीडीए क्या है ये सब जानते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, मुसलमान। और हमारे नेता ने कहा जो ए है वो अगड़ा भी है, आधी आबादी भी है, आदिवासी भी है, तो पीडीए ही भारत है। और अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ये पिछड़ों के प्रति बड़े हमदर्द दिखे। मैं ब्रजेश जी के कार्यक्रम में केवल भारतीय जनता पार्टी से 2 सवाल कर रहा हूं। क्या बीजेपी जाति जनगणना कराएगी? क्या बीजेपी महिला आरक्षण में
ओबीसी पिछड़ी जातियों की महिलाओं को आरक्षण देगी। और जो दूसरा सवाल है, जाति जनगणना के बाद जो ओबीसी का अनुपात है, उस अनुपात में क्या आप आरक्षण देंगे? सरकारी नौकरी, गैर सरकारी, बाकी संस्थानों में उनको जगह देंगे, या केवल आप हिंदू बताते रहेंगे? इनका हिंदू क्या है ब्रजेश जी? इनसे पूछिए कि आपने बांदा विश्वविद्यालय में जो हिंदुओं की भर्ती की, उसमें कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं? वोट लेना हो तो पिछड़ा हिंदू, दलित हिंदू, नौकरी देना हो तो दलित अछूता, हिंदू ओबीसी अछूता। ये कौन सा हिंदुत्व है भाई आपका? संजय भाई रुकिएगा, टाइम कैसा हिंदुत्व है जी। और जो आपका हिंदुत्व है उसमें कितने प्रतिशत हिंदू हैं? अब इनका हिंदुत्व देखिए। राम मंदिर का आंदोलन हम लोगों को याद है, बड़ा नाम उमा भारती जी का था, कल्याण सिंह जी का था, विनय कटियार जी का था। आज वो कहां हैं? मान लीजिए कल्याण सिंह जी हमारे आपके बीच नहीं है, उमा भारती जी मंदिर का जब पूजन हो रहा था तो पूरे दिन घूम घूम कर वहीं अयोध्या में घूम रही थी, लेकिन बुलाया नहीं गया, विनय कटियार को बुलाया नहीं गया। आज राजनीति में कहां हैं ये लोग? और एक नकली ओबीसी देश के प्रधानमंत्री बन गए। हम प्रधानमंत्री जी का सम्मान करते हैं, लेकिन क्योंकि वो नकली ओबीसी हैं तो उनको ओबीसी नहीं स्वीकार है। लेकिन ओबीसी समाज हम के नहीं मान लिए सकते उनको। आपके गठबंधन या आपकी पार्टी के पास क्या है? क्या आप सिर्फ उनके सेंटिमेंट्स जगाकर, उनकी भावनाओं को उकसाकर राजनीति कर रहे हैं? आपने उनके लिए क्या किया है? उस समाज के उन्नयन के लिए आपने क्या किया है? हाँ, ठीक 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 बात। आपने शुरुआती अपने जब डिबेट ओपन की और आपने इस बात को स्वीकार किया कि 15-20 सालों से दलित या ओबीसी डायरेक्ट सरकार में था। तो आप देख लीजिए ना, आज अगर भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी को चुनाव छोड़ करके 2 दिन दिल्ली में बैठना पड़ रहा है, तो क्या ओबीसी जागा नहीं है क्या? ओबीसी अपनी ताकत नहीं समझ रहा है क्या? और बिहार की जाति जनगणना के बाद देश में क्या ओबीसी ये नहीं मान रहा क्या कि हम कितने हैं? अभी बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि बड़े समाज के लोग 18 से 20% हैं। हम कह रहे हैं हम 25% स्वीकार कर रहे हैं। आप गिनती तो करा लो, तब वही पता चल जाएगा कौन कितना है। अक्सर आजकल मैं ओम प्रकाश राजभर का स्टेटमेंट सुनता हूं, हालांकि मैं उनका सवाल आपसे नहीं पूछ रहा हूं, लेकिन ये आरोप हमेशा लगे हैं कि सरकार आपकी रही, लेकिन आपने पिछड़ों में एक जाति विशेष के लिए काम किया, पिछड़ों में बाकी समाज के लिए नहीं किया। यह आरोप आपके ऊपर चस्पा है। देखिए, क्योंकि हम पिछड़े हैं तो हम पर कोई आरोप लगा दो। जो अगड़े हैं पिछड़े के नाम पे सरकार में आए, वो मुख्यमंत्री बन गए, कोई आरोप नहीं है। पिछड़े के नाम पे सरकार बनी, किसी पिछड़े एमएलए का, किसी पिछड़े एमपी का, किसी पिछड़े मंत्री का, या किसी पिछड़े डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई स्थिति नहीं है कि अपने विभाग के वो फाइल देख लें, अपने विभाग के चपरासी का ट्रांसफर कर लें, या अपने समाज के किसी भी व्यक्ति की थाने कचहरी में उनकी मदद कर दें। नहीं कर सकते। तो पर लीडरशिप है बीजेपी के पास। क्या करेंगे? आप देखिए केशव मौर्य सरकार में नंबर 2, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, बीजेपी के स्टेट प्रेसिडेंट ओबीसी, बीजेपी के संगठन महामंत्री ओबीसी। अच्छा ठीक है, हम सब कुछ स्वीकार कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो ओबीसी हैं वो अपने समाज के किसी व्यक्ति की मदद कर सकते हैं थाने पर? केवल अपना प्रोटोकॉल लेकर के, गाड़ी घोड़ा लेकर के, थोड़ा बहुत पैसा कमा करके, और वो भी योगी जी उनके विभाग में जांच बिठा देते हैं। इतने तो 2 नंबर के नेता हैं वो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग कभी नहीं स्वीकार कर सकते कि पिछड़ा कभी पढ़ जाए, तरक्की कर जाए, आर्थिक रूप से मजबूत हो जाए, सामाजिक रूप से मजबूत हो जाए, शैक्षिक रूप से मजबूत हो जाए, और या धार्मिक रूप से बराबरी की बात। डायरेक्ट आपसे पूछ रहा हूं, तीसरी बार पूछ रहा हूं। भाजपा में और आरएसएस 4 बार आपकी डायरेक्ट सरकार थी, लगता है 4 बार आपकी डायरेक्ट सरकार थी, डायरेक्ट पावर एक्सेस किया है आपने, तो आप बताइए ना आपने ओबीसी समाज के लिए क्या किया? क्या? अरे आप बताइए, सचिवालय में क्या केवल यादव हैं? नौकरी में पुलिस में केवल यादव हैं?
मैंने ओबीसी PSC में समाज यादव की है, बात की है, मैंने किसी बिजली जाति की विभाग, बात नहीं सिंचाई की। विभाग, PWD में केवल यादव है। हम तो कह रहे ना पूरा ओबीसी है भाई। पिछड़े और दलितों को जब सरकार चलाने का मौका मिला तभी तो प्रतिशत बढ़ा, वरना जब हम लोग छोटे छोटे थे तो हम लोग तो सुनते थे प्रतिशत क्या था। किसी भी विभाग में प्रतिशत उठा करके देख लीजिए, 5%, 2%, 3% वाले लोग 95% नौकरी में थे, और जो 60%, 65% वाले ओबीसी के लोग हैं वो तो पॉइंट में थे। अगर वो आज प्रतिशत में दिखाई दे रहे हैं या टीवी पर बैठ करके आपके कार्यक्रम में अपने हक की बात कर रहे हैं, तो ये किसने दिया? भाजपा ने दिया क्या? आरएसएस ने दिया क्या? और पिछड़ा समाज किसी से लेता नहीं है, छीनना जानता है। हम जाति जनगणना कराएंगे और अनुपात के आधार पर आरक्षण देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, प्राइवेट नौकरी देंगे, और सभी सेक्टरों में जो ओबीसी की अनुपात होगी वो हर सेक्टर में आपको ओबीसी दिखाई देगा। थैंक यू सुनील जी, शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। शुक्रिया आपका। मैं मनीष सिंधवी को आमंत्रित करता हूं, यूपी में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। इन दिनों अगर आपको अपने झगड़े से फुर्सत मिल गई हो तो क्या आपको एहसास हो रहा है, आपका झगड़ा मतलब जो आजकल समाजवादी पार्टी के साथ आपका ईंट पत्थर का रिश्ता है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी की ओबीसी रणनीति को आप लोग को एहसास है कि वो किस दिशा में बढ़ रहे हैं? नहीं, मुझे बिल्कुल एहसास है, और मुझे लगता है ओबीसी को भी इस बात का एहसास होने लगा है कि बीजेपी उनको किस दिशा में ले जा रही है। 2014 में ये सरकार, क्योंकि मुझे याद है 2009 में जो इनका वोट प्रतिशत था वो कहीं भी 17-18% के आसपास था, जो अचानक से बढ़कर 31 हो गया था। तो एकदम स्पष्ट था कि ओबीसी की बनाई हुई सरकार थी भाजपा की। 2019 में वो प्रतिशत बढ़ के 37 हुआ, ओबीसी ने और वोट दिया। लेकिन धोखे देखिए कहाँ से शुरू हुए। मैं केंद्र में सरकार की बात कर रहा हूँ, अगर यूपी में आएंगे तो यूपी में भी स्थिति यही है, क्योंकि यूपी में 2012 में इनको 16% वोट मिले थे, जो बढ़कर 17 में 39% पहुँच गए। तो वो वोट ओबीसी के थे, लेकिन ओबीसी को उम्मीद थी कि उसका मुख्यमंत्री बनेगा, नहीं बना। ओबीसी को उम्मीद थी कि डिसीजन मेकिंग में उसको शामिल किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंतजार करते करते दिन बीत रहे हैं। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं आपको एहसास है, और कुल 15 जिलाधिकारी और जो एसपी हैं वो ओबीसी समाज से हैं। बाकी किस समाज के हैं आप दिखवा लीजिए। क्या कह रहे हैं? बाकी किस समाज से हैं आप दिखवा लीजिए। उत्तर प्रदेश के जो जिलों में डीएम और एसपी 15 हैं। 15-16 के आसपास एसपी होंगे, 15-16 के आसपास डीएम होंगे, ठीक है ना। 55 के आसपास सवर्ण हैं। सुनील साजन को तो पता ही नहीं थी ये बात। हाँ बोलिए। सवाल इस बात का है, आप लोक भवन दिखवा लीजिए, मुख्यमंत्री के अगल बगल जो डिसीजन मेकर्स हैं, यानी जो निर्णय लेते हैं, उनमें कितने ओबीसी हैं दिखवा लीजिए। कितने आईएएस आईपीएस में आप जाति ढूंढ रहे हो? नहीं, वो तो सब एक एग्जाम क्वालिफाई करके आते हैं, एक जैसे हैं सब। जाति भारत अगर जाति नहीं देखी जा रही तो ये लोग दिल्ली में बैठ के 2 दिन से कर क्या रहे हैं? ऐसा है, सुनिए एक बात बहुत स्पष्ट। आप चाहते हो ब्यूरोक्रेसी में भी जाति के आधार पर? मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि सबको उनकी आबादी के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन दिया जाए। अगर मैं आईएएस में जाति नहीं ढूंढ रहा हूं तो जिले का प्रभार ओबीसी को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? जिले का प्रभार दलित को क्यों नहीं सौंपा जा रहा है? क्या मेरे पर क्यों गुस्सा आ रहे हो भाई? उनसे पूछो। किस सोच के तहत? हाँ। ये भाजपा है, ये डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करेगी। ये डिसीजन मेकिंग में शामिल नहीं करेगी। आप देखिए ना, आप देखिए कि कुलपतियों में कितने ओबीसी कुलपति बनाए गए। जब देने की बारी आ रही है, जहां पर हम निर्णय ले सकते हैं, जहां पर हम ताकत में शामिल हो सकते हैं, तो वहां शामिल नहीं किया। आप भाजपा में जो इनर कोर, आप पॉलिटिक्स में आइए, आप ब्यूरोक्रेसी को छोड़ दीजिए, आप पॉलिटिक्स में आइए। योगी सरकार एक जाति की सरकार होकर कहने को योगी है और एक जाति की सरकार होकर रह गई है। केशव प्रसाद मौर्य जी की कितनी चलती है, ये आप उनसे खुद पूछ लें तो बहुत बेहतर होगा कि क्या स्थिति है उनकी। कहीं कोई ओबीसी पावर में नहीं है, सिर्फ चाहिए क्या? वोट चाहिए। जब इलेक्शन आएगा तो वोट चाहिए, क्योंकि 6 महीने बाद इलेक्शन है, तो दो दिन पूरा। केशव मौर्य की पावर में कहाँ कमी है? डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, स्टेट प्लेन, स्टेट हेलीकॉप्टर, जेट प्लस सिक्योरिटी, पूरा प्रोटोकॉल है। किसी के भी पावर का मतलब और दूसरे नंबर पर शपथ ली है उन्होंने मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर बाद। और सिक्योरिटी नहीं होता है। वो अपने समाज के लिए क्या कर पा रहा है, उसको निर्णय जहां लिए जा रहे हैं, डिसीजन जहां लिए जा रहे हैं, उसमें उसकी सहभागिता है या नहीं है, यह महत्वपूर्ण है।
अगर आप इस चैनल पर बैठे हैं तो आपके अगल बगल वो कोर कमेटी के लोग जो आपके साथ इस चैनल को चलाने में निर्णय लेते हैं, अगर वो लोग शामिल हैं। हमारे पास हर समाज के लोग हैं भैया। नहीं, आप जिस दिन कहोगे हम परेड करा देंगे। नहीं, मैं आपके साथ मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा, मैं सिर्फ एक बात बताने के लिए मैंने एग्जाम्पल कोट किया है कि वो लोग कौन लोग हैं। तो अगर डिसीजन मेकिंग में क्या केशव प्रसाद मौर्य हैं तो कतई नहीं है, या कोई भी ओबीसी का आदमी। क्या कांग्रेस के लिए मुद्दा केशव प्रसाद है या फिर कांग्रेस के लिए मुद्दा सिर्फ एक है, हम बार बार कह रहे हैं कि जिसकी जितनी संख्या है उस हिसाब से हिस्सेदारी दी जाए। हम बार बार कास्ट सेंसस की बात कर रहे हैं। अगर हम ये समझ ही नहीं पाएंगे कि क्या ये आपका प्राइमरी इशू है कास्ट सेंसस? बिल्कुल हमारा प्राइमरी इशू है। हम चाहते हैं कि कास्ट सेंसस हो, हम ये जानें कि किस जाति के कितने लोग हैं, ताकि उस लिहाज जब सत्ता में थे तो जो कास्ट सेंसस कराए थे उसको रिलीज क्यों नहीं किए? मैं यहां पर इस बात को कह चुका हूं और फिर रिपीट करता हूं कि 2011 में हमने पहली बार सोशल और इकोनॉमिक कास्ट सेंसस कराया। आप किसी भी स्टैट्स वाले से इस बात को पूछ लीजिए कि जब पूरे देश के आंकड़े इकट्ठे होते हैं तो लगभग 2 से 3 साल लगते हैं उनको कंपाइल करने में। 2014 तक सरकार थी, 11 में कराया था, 3 साल का वक्त कम नहीं होता। मैं अपनी बात पूरी कर लूं ब्रिजेश जी। आपकी राजनीतिक नीयत ब्रिजेश जी अपनी बात पूरी कर लूं, आपका जवाब आ जाएगा। मैं बात पूरी कर लूं, आपका जवाब आ जाएगा। 2000 आराम से बात 2015 के जुलाई में वो आंकड़े तैयार होकर आए। कब? 2015 के जुलाई में आंकड़े तैयार होकर आए। हमने बीजेपी से कहा कि यह क्षमता है अगर आप 3 साल में डेटा नहीं दे पाए। कंपाइलेशन में वक्त लगता है, क्योंकि होता क्या कोई है एक्सक्यूज नहीं मनीष जी। नहीं सुनिए, तो उसमें त्रुटियां होती हैं जातिगत के आधार पर। 46 लाख से ऊपर त्रुटियां सामने आई थी, फिर स्टेट से उन त्रुटियों 3 महीने में बिहार ने सब कर लिया, डेटा पब्लिक कर दिया। अभी देखिए ऐसा है कि 3 महीने का काम नहीं था, आप कह रहे हो 3 साल में नहीं कर पाए। उसमें 46 लाख से ऊपर त्रुटियां सामने आई थी, जिनको बाद में सुधारा गया, स्टेट से सुधार मांगा गया। सेंटर लेवल पर जब काम होता है तो हमें 140 करोड़ लोगों को उसमें शामिल करना होता है। मेरा एक और सवाल है, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। आप सर लगातार अपनी बात कह रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट के साथ, जुलाई 15 में ये डेटा आए, हमने इस बात को कहा कि हमने सर्वे करा दिया है, आंकड़े पब्लिश करा दें। भाजपा ने वो कराने से मना कर दिया गया। और अगर आपको याद होगा तो 28 जुलाई 2015 को लालू प्रसाद यादव। थैंक यू मनीष जी। एक अंतिम सवाल है जी, सुनील साजन के घर पे ईंट पत्थर क्यों फेंक रहे हो? नहीं कतई नहीं, हैं? बिल्कुल पत्थर कल भी, आज सुबह भी पत्थर फेंके हैं आपने? नहीं एकदम नहीं। ऐसा देखा है आपके अध्यक्ष ने? नहीं सुनिए, मैं इस लोकतंत्र में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। सुनील साजन जी को अपनी बात कहने का अधिकार है, हमको अपनी बात कहने का अधिकार है। आप सिर्फ एक बात ये कहिए कि क्या हमारे नेक्स्ट राउंड के लिए बचा लीजिए, अगली बार भी कह लीजिएगा। शैलेंद्र शर्मा जी मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र जी स्वागत आपका। तो आप ये बताइए कि ये ओबीसी समाज को लेकर इन राजनीतिक दलों में इतनी मोहब्बतें क्यों जग गई हैं? देखिए, राजनीतिक दल हैं, अपने अपने राजनीतिक एजेंडे हैं, अपनी अपनी राजनीतिक विचारधारा है, कार्यक्रम और नीतियां हैं, इसीलिए अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। और पॉलिटिकल एजेंडा अगर नहीं चलाएंगी पॉलिटिकल पार्टियां, तो पॉलिटिकल एजेंडा कोई न्यायालय, कार्यालय या विद्यालय तो चलाएगा नहीं। तो उनका अपना एक राजनीतिक विषय हो सकता है, राजनीतिक दृष्टिकोण हो सकता है, जाति के आधार पर अपना एक इनविंसिबल विनिंग कॉम्बिनेशन फॉर्म करने की एक अपनी एक प्लानिंग और स्ट्रेटजी हो सकती है। तो ये राजनीतिक दलों का ये कार्य है। संघ इस आधार पर तो समाज में कार्य नहीं करता है कि किस जाति का कितना संख्या है, इस आधार पे उस व्यक्ति तक हमको पहुंचना है। संघ प्रत्येक व्यक्ति का और सभी सज्जन शक्तियों के संगठन का काम करता है। और इसका एक प्रमाण ये भी है कि जब स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व 1934 में गांधी जी वर्धा के संघ शिविर में गए थे, जब वो जमुनादास बजाज जी के आमंत्रण पर वर्धा में थे, तो अगले दिन उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि मैं इस संघ के शिविर में जाना चाहता हूं। तो उन्होंने वहां के भोजनालय में जाकर के देखा कि वहां पे कोई इस बात का कि अस्पृश्यता का कि कौन इसमें खाना पका रहा है, कोई किसी से पूछता नहीं था। और एक साथ पंक्ति में बैठ करके जब भोजन करते थे तो कोई ये कंसिडरेशन नहीं था कि पड़ोस में बैठा हुआ व्यक्ति किस जाति का है। तो हमारे लिए जाति महत्वपूर्ण नहीं है। पर ये अपोजिशन वाले आपको पिछड़ा विरोधी स्पष्ट आपके सामने कह रहे हैं, आपको उन्हें जवाब देना चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, हम ये मानते हैं वो उनको अपना विरोध करने का चैनल पर बैठ करके, अपनी पार्टी के सभाओं में और अपनी पार्टी के बैठकों में बैठ करके, ये हमारा विरोध करने का पूरा अधिकार है। लेकिन सिर्फ संघ की यही मान्यता है कि हमारे लिए इस देश में सिर्फ 2 ही वर्ग हैं। एक वो वर्ग है जो अपने आप को संघ से जुड़ा मानता है, और दूसरा वो वर्ग है जो आज नहीं कल संघ का समर्थक, संघ का स्वयंसेवक बन जाएगा। तो मेरी तो ये मान्यता है कि हमारे चैनल पर जितने भी लोग यहाँ पर बैठे डिबेट करेंगे, ये सभी लोग एक ना एक दिन हमारे संघ में, हमारी शाखाओं को एक दिन उसकी प्रशंसा करनी होगी। तो इनको जवाब दीजिए कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जातीय जनगणना चाहता है या नहीं?
ये संघ का विषय ही नहीं है। हम इस देश सामाजिक में मसला, इस पर आपकी एक ओपिनियन होनी चाहिए। नहीं, हमारी ओपिनियन नर सेवा नारायण सेवा की है। हम इस देश में हिंदुत्व जो इस देश में सनातन और एक जो जीवन पद्धति है उसके पक्ष में है। आप ये बताइए, इस देश में जातिगत आधार पर ये पिछड़ी जातियों का एक स्ट्रेटजी आपने बनाई कि 27% पिछड़ी है जातियां हैं। तो इस देश में नहीं सर, 27% उनको नौकरी में मिलेगा सर। नहीं, हम ये कह रहे हैं देश में वर्गीकरण किया गया कि भाई अनुसूचित जाति के आधार पे, अगड़ी जाति के आधार पर, पिछड़ी जाति के आधार पे। चलिए ये जनगणना आई तो क्या सभी लोगों को सुविधाएं और सभी लोगों को सेवा के समान अवसर आ पाए? जनगणना कराना, जातीय जनगणना इस देश में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। आप नीति क्या बनाते हैं? आरक्षण से मतलब कोई खास लाभ नहीं हुआ, आप ये कहना चाहते हैं? मैं आरक्षण की बात ही नहीं कर रहा हूं। ओके। आरक्षण तो जिस देश में नौकरी का प्रतिशत ही बहुत मामूली हो, उस देश में आप रोजगार के अवसरों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आप नौकरी की बात करें तो ये तो ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात होगी। मैं बात कर रहा हूं योजनाओं को धरातल पर ईमानदारी से इंप्लीमेंट करने की, राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति की। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस देश में जातीय जनगणना, तो ये लोग तो जाति पंथ जनगणना, मजहब की बातें करते हैं, अब कब कह रहे हैं ओबीसी? मुझे आपकी समझ बात नहीं कोई आता, सुनी जब नहीं रहा। भारत को एक तरफ सारे राजनीतिक दल पंथ निरपेक्ष राज्य की बात करते हैं और वो मानते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई मत नहीं होगा, राज्य का कोई पंथ और जाति नहीं होगी, तो जातीय जनगणना के राजनीतिक मुद्दे बनाने के कारण क्या हो सकते हैं? मैं इन्हीं लोगों से पूछना चाहता हूं। या तो आप भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र नहीं मानते, और अगर मानते हैं तो इसमें वर्ग के आधार पर, जाति के आधार पर, मत और पंथ के आधार पर, धार्मिक मान्यताओं के आधार पर आप भेदभाव करके तो आप देश ये में विकास की अगड़ा, योजनाएं कैसे पिछड़ा, लागू कर दलित सकते हैं? इसको नहीं मानते हैं? नहीं, संघ के लिए ऐसा कोई वर्गीकरण नहीं है। सब एक हैं। संघ के लिए इस समाज में सिर्फ सज्जन शक्तियों का संगठन करना ये कार्य है। हम व्यक्ति को वर्ग और जाति और उसकी मान्यताओं के आधार सुनील जी पर रुकना कोई पड़ेगा, वर्गीकरण आपको नहीं अपनी बारी में बोलेंगे आप जी। अभी मैं इसमें केपी कोई- मलिक को कोई आमंत्रित, संघ के लिए समाज में कोई बहुत शुक्रिया वर्गीकरण आपका, नहीं बहुत क्लैरिटी दी आज आपने, शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े रहिएगा। केपी मलिक जाने माने पत्रकार हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं दिल्ली से। मलिक साहब आपका शुक्रिया। इन दिनों मैं देख रहा हूं कि ओबीसी सेंट्रिक पॉलिटिक्स, विशेष तौर पर नॉर्दर्न बेल्ट यानी जो आपका यूपी बिहार की हिंदी पट्टी है, यहाँ बड़ी प्रभावी हो गई है। क्या चल रहा है इस समाज को लेकर, और इस समाज की क्या राजनीतिक हिस्सेदारी बीजेपी रखना चाहती है? देखिए ब्रजेश जी, अगर आप देखें जब से बिहार में जातीय जनगणना के नतीजे आए हैं तब से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ी सी खलबली मची है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बिहार में इसका बहुत प्रतिकूल और अनुकूल प्रभाव पड़ेगा राजनीतिक दलों को, और इससे भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी इसका कुछ न कुछ असर दिखाई देगा। उसी का मंथन हम देख रहे हैं कि दिल्ली में चल रहा है। और जो आप कह रहे हैं कि दिल्ली में जो शीर्ष नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो पिछले 2 दिनों से मंथन कर रहा है। मेरे जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो पिछले 4 दिन से बहुत तेजी से मंथन कर रहा है, एक एक चीज़ पे मंथन कर रहा है। अभी 2 दिनों से जो मंथन हो रहा है उसमें राजनीतिक लोगों को बुलाया गया है। उससे पहले जो इनके आंतरिक संगठन और सहयोगी संगठन हैं उनके लोगों को बुलाया गया था, उनसे विचार विमर्श पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, जैसे कि किसान संघ है, मजदूर संघ है, उनके नेताओं को, उनके लोगों को बुलाया गया था। और पार्टी बहुत ही गहनता से इस चीज़ को लेके विचार कर रही है कि ये जो पिछड़ा दलित समाज है, क्या इसको हम बांधे रखने में बांधे रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, कि ये छिटक जाएगा। क्योंकि ये जो गुगली दी है नीतीश कुमार ने, इससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सकते में है। और दूसरा ये भी है कि कहीं, हालांकि खुल के तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कह रही है, लेकिन कांग्रेस इशारा ये कर रही है कि कांग्रेस राज्य, जो कांग्रेस के राज्य हैं वहां पे कांग्रेस भी जातीय जनगणना करा सकती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के खेमे में एक बॉल ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी की चिंता का मुख्य कारण क्या ये कास्ट सेंसस है, जातीय जनगणना है, या फिर और भी इश्यूज हैं? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है, जैसे कि तमाम विपक्षी दल के प्रवक्ताओं ने भी कहा है कि उनको लगता है कि जिस प्रकार की भागीदारी भारतीय जनता पार्टी में या दूसरे जगहों पे ओबीसी की और दूसरे जो पिछड़े वर्ग हैं उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो नहीं है। जैसा कि मुझे लगता है कि आने वाले चुनाव में ये नारा बहुत तेजी से चलेगा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी,
क्योंकि लगता है कि उनकी उतनी भागीदारी नहीं है जितनी होनी चाहिए, और स्वर्ण कम होने के बावजूद ज़्यादा पदों पर बैठे हैं। ये मैसेज भाजपा के खिलाफ जा सकता है। इससे मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया आपका सर, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट के दूसरे चरण में आपके बाकी विचारों को हम स्थान देंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, ये ओबीसी समाज को लेकर बीजेपी में आजकल इतनी चिंता क्यों है और उस पर चिंतन और मंथन भी हो रहा है? लखनऊ में आज तो दलित महासम्मेलन आयोजित होना था, वो भी शायद अभी स्थगित हो गया है, आज नहीं हुआ। तो इतनी चिंताओं का कारण क्या है? देखिए, जो राष्ट्रीय पार्टियां होती हैं वो मंथन तो दिल्ली में खूब करती हैं, लेकिन उनसे कोई चमत्कार की बहुत उम्मीद ना करिए, क्योंकि यहाँ फैसले बड़े धीरे धीरे और सुस्ती से होते हैं। शोर मचता है ज़रूर, लेकिन जब खोदो पहाड़ तो निकलेगी चुहिया। तो उससे ज़्यादा बहुत बड़ा चमत्कार कोई हो जाएगा ये नहीं आप उम्मीद रखिए। सम्मेलन जरूर टल गया है, लेकिन कल गोरखपुर में दलित सम्मेलन होगा, वहाँ मुख्यमंत्री जा रहे हैं। ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में जब ओबीसी वोट बैंक की बात आती है तो इसके दो बड़े दावेदार दिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी। क्योंकि कांग्रेस के पास एक सांसद था, 2 विधायक हैं, मायावती के पास 1 विधायक है, और मायावती पिछली बार अखिलेश यादव के साथ मिलकर लड़ी थी। 54% के करीब ओबीसी उत्तर प्रदेश में है, जिसमें 39-40% अकेले बीजेपी खींचती है। बचा खुचा अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ जाता है। मुसलमान और यादव के साथ जब कोई तीसरी जाति मिल जाती है तो समाजवादी पार्टी वहां जीतने लगती है, जीत जाती है। और बीजेपी ने क्या किया कि मोदी और योगी के नाम पर तमाम और ओबीसी लीडरशिप भी बढ़ाई, उनके समाज के बड़े बड़े नेताओं को पैदा किया और उनको आगे बढ़ाया, जिसका फायदा भी वो लेते हैं। लेकिन ये जो 39-40% वोट बैंक बीजेपी वाला था, इसका तिलिस्म घोसी के उपचुनाव में टूट गया। वहां पर बीजेपी रोक नहीं पाई अपने ओबीसी वोट बैंक को, वो सपा में भाग गया और वहां पर चौहान बिरादरी भी काफ़ी हद तक राजभर और तमाम सारे वोट टूट गए, जो भाजपा के बजाय। अरे भैया वीरेंद्र जी रुक जाइए जरा, एक बहुत बड़ी खबर आ गई हमारे पास कि टीम इंडिया ने श्रीलंका को रौंद डाला है। 55 रनों में पूरी श्रीलंका की टीम को भारतीय क्रिकेट टीम ने समेट दिया है और 300 से ज़्यादा रनों के अंतर से टीम इंडिया की जीत हुई है। और हमारे अमरोहा एक्सप्रेस यानी मोहम्मद शमी ने 5 विकेट लिए हैं, रिकॉर्ड कायम किया है। ये अब तक की श्रीलंका की ऐतिहासिक हार है और भारतीय क्रिकेट टीम की ये अब तक की वर्ल्ड कप में सबसे बड़ी विक्ट्री बताई जा रही है। बहनों भाइयों, वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का और आज भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को राउंड डाला है। 55 रनों में श्रीलंका की पूरी टीम को पवेलियन भेज दिया है और 300 से ज़्यादा रनों से भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को हराने में कामयाबी हासिल की है। और मोहम्मद शमी जो हमारे अमरोहा के फास्ट बॉलर हैं इंडियन क्रिकेट टीम में, उन्होंने 5 विकेट चटकाए हैं। इकाना में भी उन्होंने ताकत दिखाई थी, आधी टीम को अकेले भेज दिया था और यहाँ भी गजब के फॉर्म में इस वक्त मोहम्मद शमी चल रहे हैं। मुझे लगता है अगर वो चुनाव लड़ें तो अच्छा जीत पाएंगे। चूँकि हम लोग राजनीतिक डिबेट करते हैं तो भाषा भी वही हो गई है। वीरेंद्र जी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बोलिए। देखिए, 357 रन इंडिया ने बनाया था और 55 पे इनको आउट कर दिया, 302 कर दिया, श्रीलंका के साथ कत्ल कर दिया समझ एक तरह से ये। और हमें डर इस बात का है कि हेमंत तिवारी और टीबी सिंह श्रीलंका गए हैं, पता नहीं ठीक से लौट पाएंगे कि नहीं। पत्रकारों का सम्मेलन चल रहा है, डिबेट के फौरन बाद उनको फोन करिएगा। तो ब्रजेश जी देखिए, बीजेपी जो है आज इतनी बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बनी, तो इनके पास तो बहुत विभिन्न दलों के जो नेता आए, ये सबका साथ जो ले रहे थे, उसमें इन्होंने बसपा के नेताओं को भी लिया, सपा के भी लिया और कांग्रेस के भी लिया, सबको मिलाया। बड़े बड़े पदों पर हैं, मंत्री हैं। तब ये अच्छा नेता भी सब कबो नीला पहने थे, कबो भगवा, कभी हरा, जिसकी जैसी सत्ता वैसा पहन लेते हैं।
हर रंग अपनाते हैं और बीजेपी के पास इसका कॉम्बिनेशन है। ब्रजेश जी, भाजपा इस बात को जानती है कि 2024 का जो इलेक्शन है उसमें ओबीसी वोट बैंक उसको पूरा अगर खींचना है तो इंडिया में अखिलेश यादव को अलग करना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन जब से बना तब से मुसलमान और यादव ये सब बिरादरियां ये मान ली गई कि अब इनका एक वोट इधर उधर नहीं होगा। लेकिन पिछले दिनों जब से सपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई चल रही है, तमाम सारे मुद्दों पर बयान आते हैं, ये इससे बीजेपी को फायदा हो रहा है। अब 5 राज्य में चुनाव चल रहे हैं। भाजपा इतनी खाली पार्टी तो है नहीं, उत्तर प्रदेश में खाली ओबीसी वोट बैंक पर दिल्ली में बुलाए कि सबको मीटिंग करे। कुछ और भी है जो शायद लोगों के सामने नहीं आ रहा है। अब कितने मंत्रियों को लोकसभा टिकट चुनाव लड़ाएगी बीजेपी, हो सकता है उस पर भी कुछ मंथन हुआ हो। जेके नाम आ जाए वैसे डर जाए कि मंत्री पद चला जाए यहाँ से। तो ये भी बहुत सारी चीज़ें, राजभर भी उसमें है। एक नई तारीख भी आई है, 7 तारीख के बाद वो बताएंगे कि हम मंत्री बनने जा रहे हैं। पता नहीं दिवाली से पहले होगा कि दिवाली के बाद। तो ये बड़ा इस समय बीजेपी, देखिए देश में जो उसको नुकसान दिखता है, उसने इसीलिए यूपी में लक्ष्य दिया कि हम 75+ जीतने का उम्मीद रखते हैं। लेकिन उसकी उम्मीद तब साकार हो जाएगी जब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अलग हो जाएंगे। अगर कांग्रेस बहुत होशियारी करेगी तो कांग्रेस के साथ वही होगा जो पिछले 2 चुनाव से मोदी करते आ रहे हैं। तो गुलजार साहब ने और अल्लामा इकबाल ने एक शेर लिखा है, दोनों का मिला जुला मैं सुनाऊंगा आपको, पढ़िएगा कि धूप उठा ले लंबा सफ़र है और छांव भी रख ले, थकने लगेगा तो आराम देगी। और सितारों के आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहानों के और भी हैं, और तही जिंदगी से नहीं है फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। भारतीय क्रिकेट टीम ने श्रीलंका का 302 कर दिया है, 302 रन से हरा दिया है। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लीडर हैं और प्रवक्ता भी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी बहुत एग्रेसिवली चेज कर रही है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी डिफेंसिव क्यों है? देखिए विजय जी, सुनील साजन जी जो अभी बोल रहे थे जी, हम लोग डिफेंसिव नहीं है, हम लोग बहुत एग्रेसिवली काम करते हैं। ये गलतफहमी विपक्ष वाले निकाल दें दिमाग से। और रही बात जो सपा और एनडीए, ये पीडीए क्या बनाए घूम रहे हैं, तो एनडीए अलायंस तो चलना नहीं है। हम कह रहे हैं लड़ भी लें। पिछली बार बहन जी से इन्होंने गठबंधन किया था, क्या हश्र हुआ इनका। और अब की तो जो यूपी में बिल्कुल बैंकरप्ट पार्टी है। ये क्या बनाए घूम रहे का क्या मतलब? जो भी इंडिया घमंडिया जो भी बनाए घूम रहे हैं, ये पीडीए बनाए हैं। हाँ, ये पीडीए बनाए हैं। अब देखिए इनका दोहरा 2-3 ए और जोड़ दिए हैं उसमें। देखो ना 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 ना, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा। अरे ब्रजेश जी, ये पीडीए है। कुछ नहीं। देखिए ये कितना दिग्भ्रमित करते हैं, किस तरह से मिसलीड करते हैं। आप अखिलेश यादव जी के पुराने बयान को उठा के देख लीजिए। पीडीए का मतलब उसमें अगड़ा कहीं नहीं था। अब अखिलेश यादव जी को लगा यार गलती हो रही है तो अगड़ा जोड़ दिया, आदिवासी जोड़ दिया इन्होंने। देखिए सुनील साजन जी को बड़ा कष्ट हो रहा है कि साहब भाजपा पिछड़ों के लिए क्या कर रहा है। सुनील साजन जी, आप जब बाहर निकलिए, ये जो आप क्या कहते हैं सोफिस्टिकेटेड पॉलिटिक्स करना शुरू कर दिए हैं, मुलायम सिंह जी की राजनीति को छोड़ के एसी में बैठ के आप लोग राजनीति करते हैं। जरा गांव में जाके देखिए आपका क्या है, आपको क्या वोट बैंक मिलेगा, आपको क्या दलित वोट देगा। आपने जो दलितों को जिस तरह से अत्याचार किए थे, मारा है, पीटा है, कूटा, क्या दलित भूल गए आपको? और आपको देखिए चिंता इस बात की, आप केशव जी की छोड़ दीजिए, क्या है क्या नहीं चल रहा है, सब सरकार चल रही है, सबका काम हो रहा है। हाँ, आपकी जो थाने में बैठ के जमीन की दलाली होती थी ना, आप लोग वहां प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते थे, वो आपके हाथ से निकल गई है। वो अब बिल्कुल नहीं हो रही होगी। वो इनके बेचैन है कि हम जो क्या माल बिल्कुल नहीं हो रही? कुछ लोग पैदा करते थे। और रही बात ये,
अगर आप जिस तरह से आप प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। आपने क्या बोला? नकली ओबीसी, आप सर्टिफिकेट बांटेंगे ओबीसी के? हु आर यू? आप कौन है ओबीसी के? आप अपनी बिरादरी को संभालिए। आप अपनी बिरादरी पे घमंड करिए और माफ करिए दूसरी बिरादरियों को जो बैकवर्ड है, वो आपके साथ नहीं आने वाले। ओके, और सुनील आपने साजन। चार, देखिए ब्रजेश जी, इन्होंने जो बोला है ना माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ, उस पर सख्त आपत्ति है और इसका ओके, नतीजा सुनील इनको साजन, भुगतना गो अहेड। पड़ेगा। भाई, इनकी दूसरा, आपत्तियों का 4 जवाब साल- आपको देना 4 पड़ेगा। साल ठीक, मैं उनको चार बुलाता नहीं, हूँ, अपनी चार- आपकी आपत्तियों का सब चार जवाब ये लोग दें। रहे क्या क्या संजय सिंह की हर एक आपत्ति का जवाब आपसे चाहिए, बोलिए जी। मैं सुनील साजन को पूछा। ब्रजेश जी, संजय जी को मैं सुन रहा हूं और उनकी जो आपत्ति है उस पर मैं कह रहा हूं, चोर की दाढ़ी में तिनका। देश के प्रधानमंत्री नकली ओबीसी हैं। ओबीसी समाज उनको ओबीसी स्वीकार नहीं करेगा, नहीं करेगा, नहीं करेगा। आपको करेगा? आप कौन होते दूसरी हैं? बात, आपको कौन होते Let him हैं? explain ना, हमें अरे समय हम दूंगा। कौन होते हैं वो जान जाओगे आप। अरे क्या जान जाओगे आप? कैसी भाषा? ठेकेदार बने घूम रहे हो बैकवर्ड कैसी होके? भाषा? नो नो प्लीज, क्या बात कर रहे हो? मैं चाहता हूं कि हम लोग प्रधानमंत्री रिस्पेक्टफुली कैमरे पे डिबेट लड़ते करें। का प्रयोग कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं, हम आप लोग कैमरे पे रिस्पेक्टफुली लड़ रहे डिबेट हैं करें, इसका। रिस्पेक्टफुली जनता डिबेट करें। जनता कितना सम्मान Please, करती है संजय सिंह, थैंक यू। प्रधानमंत्री जी ओके। का आपको मालूम नहीं है? ओके सुनील जी, आप भी अप्रोप्रिएट शब्दों आप का नहीं इस्तेमाल जानते हो? करें। आप क्या बोल रहे हैं? क्या ओके, बकवास कर थैंक यू रहे हैं संजय बैठ के जी। टीवी चैनल पे? बोलिए कुछ सुनील जी, शब्दों गो की मर्यादा सीखिए आप। थैंक यू। आप नकली और आपकी असली कर रहे आपत्ति हैं नोट बैठ कर के। ली गई, अब आप शांत रहें, उनको बोलने दें। गो अहेड, बोलिए सुनील जी। अब ब्रजेश जी अब आप शैलेंद्र जी डिबेट में रुकिएगा। कहेंगे बेईमानों को बेईमान ना कहें, भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचारी ना कहें, नफरत फैलाने वालों को गलत ना दोनों कहें, आप हो, तो फिर दोनों क्या आप कहें इन हो। लोगों को? हाँ, लेट हिम एक्सप्लेन। बेईमान और आप क्या भ्रष्टाचार कहें? दोनों नफरत सबसे फैलाना। बड़े आप बोल जातिवादी लीजिएगा, ये, अपनी बारी बोलिए। सबसे बड़े भ्रष्टाचारी ये, अरे आप हो महाराज, सबसे ज्यादा झूठे ये। आप सबसे बड़े झूठे अच्छा, भ्रष्टाचारी अरे हो। छोड़िए, हम आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं करोगे? देखिए, करनी नहीं, पड़ेगी। संजय जी, संजय जवाब जी, देना पड़ेगा। डिबेट हम लोग ठीक से लोगों को चलाएं, रुक दिखा जाओ देती आप, भाई। 1 मिनट रुको, हम आराम से अनपढ़ बात करें। गंवारों से बात नहीं करते। अरे हाँ, गंवार बोलिए। तुम हो यार, बोलिए आप। एक, हमें सुनील से जी बात बोलिए। करो, गंवारों से अरे बात नहीं वो तो करते। भाषा बता रही वहाँ थी गंवार कौन तुम है। खुद नहीं, हो ये यार। कैसी भाषा है? वो तो रिस्पेक्टफुली भाषा भाई। बता रही। कैसी बात? 1 सेकंड वो रुकिए। तो- सुनील वो जी तो आप भी आपकी थोड़ा, नहीं नहीं भाषा सुनील बता रही जी कि आप शब्दों का कितने चयन से ठीक बात करिए। करिए सुनील जी, सुनील जी मर्यादित शब्दों का भाषा चयन का ठीक आचरण करिए। करिए। नहीं, आप आप भी क्या, संजय जी, आपके आप भी शांत संस्कार दिख रहे होइए। हैं। संजय जी, आप भी लोग शांत यही करो होइए। यूपी में। नो नो, गलत बात। आप मेरे बारे में जानते गलत नहीं क्या? बात। अरे आपको हाँ। अच्छे से जानते हैं आप भाई, मेरे आप बारे हमें में जानते जानते नहीं हो क्या? गलत बात। आप हमें जानते हो क्या हो रहा तो है? फिर जान लो या किसी से पूछ लो। तो हमें जानने की जरूरत नहीं जान है लो, ऐसे किसी से गहरे पूछ नथु लो। खैरों के बारे में। ये क्या हो रहा है? अरे क्या What बात sir? करते अरे हो? क्या? आप वो लोग तो इतने कैमरे- important- कैमरे पे हो ना? लीडर्स ऐसे अच्छा, सवाल आप नहीं गोली करें। मारोगे? संजय जी आप शांत हो कैमरे पे हो क्या? जाओ। गोली संजय जी मारोगे? आप शांत हो। अरे यही सुनील गुंडागर्दी जी हो शब्दों का रही है चयन यूपी ठीक में। और बोलिए आप। कैमरे समय मत पे गवाइए, यही बोलिए। गुंडागर्दी करोगे यूपी समय में, मत गवाइए, बाजार बोलिए। आएगी। थैंक यू कैमरे संजय पे ठीक है, जी। ब्रजेश सिर्फ जी। सुनील साजन की आवाज। हाँ, ब्रजेश जी, ये भाजपा वाले तो मिल ही जाते हैं, संघ वाले भाई साहब पहली बार मुझको डिबेट में मिले हैं। मैं केवल उनसे जानना चाहता हूं कि आप जाति जनगणना के खिलाफ क्यों है संघ? क्या संघ नहीं चाहता है कि पिछड़े दलितों को भी उनके अनुपात पर आरक्षण मिल जाए, उनको नौकरी मिल जाए, उनको हक सम्मान मिल जाए? और आप महिलाओं के खिलाफ क्यों है इतना? आपके संगठन में महिलाएं क्यों नहीं है? हमको केवल इस बात का जवाब आरएसएस दे दे। वो कह रहे हैं कि भाई हम जातिवादी लोग नहीं हैं। हम स्वीकार कर रहे हैं, कर लें कि आप जातिवादी नहीं। आप बता दो कि आपका संघ का प्रमुख पिछड़ा या दलित कब बनेगा? संघ के लोग पिछड़े और थोड़ा दलित वक्त के का अभाव है पीछे खड़े सुनील जी, होकर आपको के रुकना पड़ेगा। मैं कब शैलेंद्र झंडा शर्मा जी को दान आउट करेंगे? ऑफ टर्न बुलाता हूँ। आप इनको बताइए जो इन्होंने स्पेसिफिक सवाल किए। गो अहेड। विजय जी, सबसे पहली बात तो ये आपने जो अभी बताया कि भारत ने श्रीलंका को जो है 55 रन पर आउट करके जो है 302 इसमें एक महत्वपूर्ण जीत दर्ज कराई है। उसके गजब लिए किया मैं भाई। आपके समाचार चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को और विशेष रूप से मोहम्मद शामी को, सिराज को, जसप्रीत बुमराह को, रविंद्र जडेजा को, पूरे देश की टीम को बधाई देना चाहता हूं। और शमी को 302 तो रन से विशेष हराया तौर पर है। अपने अमरोहा। जी अमरोहा के हैं और 302 रन से हराया है। आईपीसी में बड़ी खतरनाक धारा होती है 302 की धारा। वो वीरेंद्र ने पकड़ लिया था। और ये अभी तक जो है सबसे लोएस्ट जो टोटल था वो कनाडा का था 36 रन का श्रीलंका के खिलाफ। आज श्रीलंका का ही अपने आप में आप चौथा जो विषय है से lowest भटके नहीं total है। सर। नहीं, मैं विषय से, अच्छा आप विषय की बात ये है। पहली बात ये है, हमारे मित्र जो अभी कह रहे थे कि संघ में कोई महिलाएं क्यों नहीं, उनको अभी पता नहीं है। राष्ट्र सेविका समिति
ये जो हमारा संगठन है महिलाओं के लिए काम करता है। और दूसरी बात, उनकी पार्टी में अगर कोई समाजवादी अधिवक्ता सभा होगा तो उसमें सिर्फ अधिवक्ता होंगे, समाजवादी महिला सभा होगा तो सिर्फ महिलाएं ही होंगी। तो जो एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए काम कर रहे हैं उसमें ऐसा होता है, हम पूरे समाज की चिंता करते हैं। और इस प्रकार से ये कहना कि महिलाएं अलग है या कोई जाति या वर्ग अलग है, ऐसा नहीं है। देखिए, आप समाज की चिंता करते हैं, यही बात सुनील साजन नहीं समझ रहे हैं। चिंता करते हैं उस समाज में। उनको कितने टाइम से बात समझाई जा रही है सुनील साजन जी, ये कि समाज की समग्रता को समझें, वो समाज की समग्रता नहीं समझते हैं। ब्रजेश जी, सुनील साजन जी ये भी नहीं समझ रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री एक व्यक्ति नहीं संस्था है और उसको नकली या असली में आप नहीं तोल सकते। आप ऐसे ही शब्दों सर, आप जाएं, आप रहने दे, राजनीति की बात कहां आप कर रहे हैं? आप राजनीति रहने दें। नहीं, राजनीति की बात नहीं है, देश के प्रधानमंत्री की बात है। प्रधानमंत्री मेरे देश का गौरव है और उसको देश के भीतर या देश के बाहर अगर कोई चुनौती देगी तो हम उस देश के एक राष्ट्रीय जिम्मेदार नागरिक के नाते हम उसका उत्तर देंगे। ठीक बात। हम अपनी संस्थाओं के संस्थागत आधार पर किसी व्यक्ति का हम थैंक यू शैलेंद्र जी, थोड़ा वक्त का अभाव है, थोड़ा आप लोग सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए भाई मनीष सिंघवी जी कि ये जातीय जनगणना का मुद्दा तो फंस गया है। नहीं, बिल्कुल नहीं फंसा। जातीय जनगणना, क्या आप संकल्प लेते हैं कि आप सत्ता में आएंगे तो कराएंगे? बिल्कुल हम संकल्प लेते हैं और हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जगह जगह कहा है कि अगर हम सत्ता में आए तो कास्ट सेंसस कराएंगे ही कराएंगे। शैलेंद्र जी, जो बहुत मुख्य प्रश्न था उसको बड़ी खूबसूरती से, जो सुनील जी ने पूछा था उसको खूबसूरती से टाल गए। क्रिकेट में कभी आपने तेंदुलकर का पुल शॉट नहीं देखा? बड़ी खूबसूरती से कवर ड्राइव लगा देते हैं, जितने प्रमुख लोग हैं, मुझे लगता है मैं चैलेंज करता हूं इनको कि संघ के जितने प्रमुख लोग हैं पिछले 80 सालों से जो जिनके हाथ में पावर रही है, उनमें कभी भी कोई ना कोई दलित रहा है ना कोई ओबीसी रहा है, ये बता नहीं पाएंगे। खैर, जाने दीजिए, मैंने कहा नहीं हो चुकी, फिर वो बातों का खूबसूरत एक जाल बुनेंगे। आपके पास समय कम है, आरएसएस मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है। आपने कास्ट सेंसस पर बात करी है, आपने कास्ट सेंसस पर बात करी है। कास्ट सेंसस एक जरूरत है, कास्ट सेंसस होगा और होकर रहेगा। ओके, केपी मलिक जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ये ओबीसी पॉलिटिक्स आने वाले कुछ एक महीनों में या पार्लियामेंट्री इलेक्शन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? ब्रजेश जी, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में मुख्य मुद्दा रहेगा ये जो जनगणना है पिछड़े वर्ग की। और मैंने कि जैसे नारा भी बताया था, नारा प्रमुखता से लगेगा। इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में, खासकर अगर हम दिल्ली की बात करें, लुटियन जोन्स में राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि ये मुद्दा प्रमुख बनने जा रहा है। और जैसे कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी कहा कि कांग्रेस अगर इसको लागू करती है और अपने राज्यों में जनगणना शुरू कराती है तो ये प्रमुखता से 2024 के चुनाव में मुद्दा होगा, मुझे ऐसा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप सब ने अपना अपना कीमती वक्त एक बेहद महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक परिचर्चा के लिए निकाला। आप सबका बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद। भारत ने श्रीलंका की क्रिकेट टीम को 302 रनों से हरा दिया। नमस्कार।